Hello students, myself धर्मेंद्र कुमार। तो लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने पूर्व मेंडलवाद के बारे में डिस्कस किया था और आज की वीडियो लेसन में अपन बात करेंगे मेंडलवाद के बारे में। ठीक है, मेंडलवाद या मेंडलिज्म जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें ये जो है थोड़ा सा बड़ा होगा अपना ये जो टॉपिक है, 2-3 वीडियो लेसन इसमें लगेंगे। मेंडल ने क्या क्या बताया था, उसके एक्सपेरिमेंट क्या क्या थे, उनका रिजल्ट क्या क्या था, या जो उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी उसके पीछे के रीजन क्या क्या थे, वो सारे इस वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे। तो मेंडल का जो पूरा नाम था वो था ग्रेगर जॉन मेंडल। हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है, तो मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, 1822 से 1884 में इनकी डेथ हुई थी। अब अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि मेंडल को अपन बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी का जनक, इसे इन्हें अपन बोलते हैं आनुवांशिकी का, आनुवांशिकी के जनक। क्योंकि थोड़ा सा अपन देखेंगे साइंटिस्ट इनके बारे में, उसके बाद में अपन इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे वो अपन डिस्कस करेंगे। मेंडल जैसा कि यहाँ 1822 लिखा है, तो इनका जन्म जो हुआ था 22 जुलाई 1822 को हुआ था। 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ऑस्ट्रिया कंट्री है, एक ऑस्ट्रिया देश है, वहां हुआ था, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया देश में, ऑस्ट्रिया देश के एक गांव था सिलेसिया, उस गांव में हुआ था। सिलेसिया गांव में हुआ था। ठीक है, मतलब गांव से निकलने वाले जो होते हैं वो बहुत आगे जाते हैं वैसा। मेंडल जो थे पादरी थे, उन्होंने जिस पादप पे कार्य किया था वो था मटर। मटर के पादप पर काम किया था इन्होंने, और मटर का जो नाम था वो था पाइजम सेटाइवम। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा गया है। पाइजम सेटाइवम जो गार्डन मटर होता है उसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, बेसिक जो बातें हैं। फादर तो इसे अपन बोलते हैं क्योंकि इन्होंने जो लक्षण जो थे, सबसे पहले बताया था कि जो पैतृक होते हैं, पेरेंट होते हैं, उससे जो प्रोजेनी होती है, संतति में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो लक्षण ट्रांसफर होता है, तो इसको सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट यही थे, मेंडल जो थे। इसीलिए इन्हें फादर अपन बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। मेंडल साहब जो थे काफी होशियार विद्यार्थी थे और काफी अच्छी उन्होंने पढ़ाई भी की थी। ठीक है, बाकी सारी डिटेल तो नीट में नहीं पूछता है या दूसरे एग्जाम में नहीं पूछता, तो वो अपन सारी डिटेल नहीं देखेंगे कि उन्होंने कौन सी उम्र में क्या किया, कौन सी में क्या नहीं किया। 1884 की उनकी डेथ हो गई थी 6 जनवरी को। 6 जनवरी को उनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। किडनी की बीमारी थी, गुर्दे की बीमारी इनको थी। क्लियर है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इनके नियम की भी अपन बात करेंगे। 2-3 नियम दिए थे, उसकी भी अपन बात करेंगे। उससे पहले मेंडल के जो निष्कर्ष थे, इन्होंने जो भी अपने रिजल्ट दिए थे, उसके छुपे रहने के पीछे कुछ रीजन थे। ठीक है, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, ये एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट था, वो छुपा रहने के पीछे के कुछ रीजन थे, वो अपन देखते हैं। उसके बाद में अपन एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इनको जितना ख्याति मिलनी चाहिए थी, उनकी उतनी ख्याति इनको मिली नहीं थी। ठीक है, तो मेंडल की नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लाएंगे, मेंडल के निष्कर्षों के छुपे रहने के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण थे कि इनके जो रिजल्ट थे वो छुपे रह गए थे। ठीक है, मेंडल ने जो प्लांट था, जैसे अभी पाइजम सेटाइवम या मटर की अपन ने बात की थी, उस पर 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, 1856 से 1863 के बीच तक।
लेकिन फिर भी 1863 के बाद में जब इनका पब्लिकेशन हुआ फिर भी इनको इतनी ख्याति नहीं मिलती है। तो मृत्यु के बाद में पता चला कि मेंडल साहब ने इतना सब कुछ बताया था। तो ऐसे कौन कौन से रीजन थे जिनके इनके जो निष्कर्ष थे वो छुपे रह गए थे। अब 63 तक 1856 से 1863 तक इन्होंने काम किया और 1865 में इनके जो रिजल्ट थे वो पब्लिश हो गए थे 1865। ठीक है, लेकिन फिर भी 1865 में निष्कर्ष जो थे वो पब्लिश हो गए थे यहां से। लेकिन फिर भी 1900 तक, सन 1900 तक ज्यादा इनको विख्यात नहीं हुए थे, अज्ञात रह गए थे इनके कार्य। 1900 तक जो कार्य थे वो क्या रह गए थे, अज्ञात यहां से रह गए थे, अज्ञात। ठीक है, तो पहला जो रीजन था, पहला रीजन तो था कि जो संचार की सुविधाएं थी, जैसे आज के टाइम में क्या है, सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, संचार की सुविधाएं नहीं थी, तो बाकी सब लोगों को पता भी नहीं चल रहा था संचार की सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट था जीन के बारे में था। जैसे लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने देखा था कि जीन को मेंडल ने कारक कहा था, तो जीन के बारे में मेंडल साहब ने बताया था कि जीन जो होते हैं लक्षणों के लिए, लक्षणों के नियंत्रण के, या थोड़ा सा अपन लिख देते हैं इसे, जीन या मेंडल ने कहा था कारक, पहले भी अपन देख चुके हैं। जीन या जो कारक लक्षणों के नियंत्रक, मतलब नियंत्रण करने वाला, नियंत्रक की स्थायी, स्टेबल एवं विविक्त, विविक्त का मतलब क्या होता है, अलग अलग, स्थायी एवं विविक्त इकाइयों के रूप में होते हैं जीन जो होते हैं। ठीक है, इकाइयों के रूप में होते थे। तो एलील भी अपन ने देखा था कि जैसे किसी भी जीन के दो एलील होते हैं, एक ये होते हैं और दूसरा ये एलील होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होते हैं, ये मिक्स नहीं होते हैं। तो ऐसा बताया था किसने, मेंडल साहब ने। वापस से बता देता हूं कि मेंडल साहब के अकॉर्डिंग के अनुसार जो कारक है या जो जीन है लक्षणों को नियंत्रित करने वाले एक स्थायी है, मतलब जीन के अलावा कोई भी दूसरे जो कारक है वो इसे रेगुलेट नहीं करेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसे, तो वो एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होते हैं। ये बात बताई थी मेंडल ने, लेकिन उनके साथ में उसी समय में जब इन्होंने बताई थी उनके समकालीन वैज्ञानिकों को ये बात गले नहीं उतरी। समकालीन वैज्ञानिक नहीं माने, और वो नहीं माने तो क्या हो गया, बोले मेंडल साहब जो बता रहे हैं वो क्या है, गलत है। तो ये भी एक दूसरा रीजन था जो मेंडल के निष्कर्ष छुपे रह गए। तीसरा, उस समय के जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उस समय के वैज्ञानिक जो थे, तो मेंडल ने बताया था जैव घटना का स्पष्टीकरण जो बनाया गया था, वो जो इन्होंने रिजल्ट दिया था वो गणितीय आधार पर था। जो भी इनका निष्कर्ष था, जो रिजल्ट था, वो मेंडल साहब का किस पर था, गणितीय आधार पर या गणितीय आधारित निष्कर्ष। उसे भी मेंडल साहब के जो समकालीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नहीं माना था। ठीक है, तो ये आप सिंपल सा नोट कर लीजिएगा, समकालीन वैज्ञानिक ने उसे नहीं माना क्योंकि गणित बताई थी। बोले कि इन्होंने बोला, दूसरे साइंटिस्ट ने बोले बायो में गणित कैसे लेके आ सकते हो आप जीव विज्ञान में, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था कि मेंडल साहब के जो निष्कर्ष थे वो छुपे रहे थे। और सबसे लास्ट में मेंडल के जो कार्य थे वो ये बताते हैं कि जो जीन है या जो कारक है असतत इकाइयां होती है। ठीक है, मेंडल साहब के जो निष्कर्ष थे उन्होंने बता दिया साफ साफ कि जीन, जॉनसन ने जो टर्म दी थी या मेंडल ने बोला था, जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, असतत होते हैं या विविक्त होते हैं, ऐसा मेंडल साहब ने बता दिया था। लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, फिजिकल प्रूफ नहीं था, भौतिक प्रमाण नहीं था, भौतिक प्रमाण नहीं था। किसके पास, मेंडल के पास। ये तो बताया था मेंडल ने, लेकिन उनके पास ये भौतिक प्रमाण नहीं था।
ये नहीं बता पाए थे कि मेंडल साहब के ये जीन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, भौतिक का मतलब यही है किसके बने होते हैं, वो नहीं बता पाए थे मेंडल। ठीक है, तो निष्कर्ष जो है छुपे रह गए, सब कुछ सही था लेकिन फिर भी छुपे रह गए। आपने सब कुछ अच्छा काम कर दिया लेकिन फिर भी आप दशकों तक नहीं जाने गए। सेम ऐसा मेंडल के साथ हो गया, बहुत बुरा हुआ एक प्रकार से। ठीक है, अब बात अपन करते हैं मेंडल की जो सफलता के कारण थे उसकी। मेंडल की या मेंडल के सफलता के कारण कौन कौन से ऐसे रीजन थे जिससे मेंडल ने जो भी प्रयोग किए थे उसमें वो सफल हो गए। सबसे पहले तो था कि मेंडल जो थे एक समय पर एक या दो जोड़ी लक्षणों पर ही अध्ययन करते थे। एक या दो जोड़ी लक्षणों पर ही अध्ययन करते थे। वो ज्यादा हेडेक लेते ही नहीं थे। ये नहीं कि मैं सबके सब एक साथ कर दूंगा, वो बोलते कि एक टाइम पे एक ही करेंगे अपन तो। ठीक है, लेकिन मेंडल से पहले जो साइंटिस्ट आए थे पूर्व मेंडलवाद वगैरह में, तो उन्होंने एक समय में एक से मतलब बहुत सारे जो लक्षण थे उनके अध्ययन करते थे, इसलिए उन्हें सफलता नहीं मिली। जबकि मेंडल ने बोला नहीं, मैं तो नहीं करूंगा साहब। मेंडल के पहले जो साइंटिस्ट आए थे, मेंडल से पहले जो साइंटिस्ट आए थे उसमें सबसे प्रख्यात है कोल रूटर, जिन्होंने तंबाकू पादप पर अध्ययन किया था। ठीक है, सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आए थे जॉन गोस एवं नाइट। नाइट का मतलब रात नहीं है, यहाँ पर यह है नाइट, कैस आइलैंड। ठीक है, इन्होंने भी मटर के ऊपर किया था लेकिन इन्होंने अनेकों लक्षणों के अध्ययन किए थे, इसीलिए इन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरा जो था, मेंडल ने मटर का चुनाव किया था। मटर का चुनाव या मटर का सिलेक्शन किया था, जो सबसे उनका प्लस पॉइंट था। एक ही बार में उनको रिजल्ट मिल गए थे यहाँ पर। क्यों? जो मटर का जब उन्होंने चुनाव किया तो मटर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मटर का जो पादप होता है सबसे पहले तो एक वर्षीय होता है। ये एक ही वर्ष में इसके जो है फल फूल बीज सब कुछ बन जाता है, मर जाता है। ठीक है, और एक वर्षीय तो है लेकिन इसका जीवन काल होता है 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने में ही पता चल जाता था। तो एक साल में एक से अधिक बार ये एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, चाहते तो थे। एक वर्षीय पादप था। ठीक है, तो कम समय में ही बहुत सा अध्ययन किया जा सकता था, अनेक वीडियो का अध्ययन किया जा सकता था। मटर में अनेक विपरीत लक्षण थे। मटर में क्या थे? अनेक विपरीत लक्षण थे। जैसे कोई पादप जो है लंबा है और कोई दूसरा पादप जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। कोई पादप जो था वो हरा होगा तो दूसरा पीला होगा। यहाँ से तो ये क्या है? ये विपरीत लक्षण है, और विपरीत लक्षणों का अध्ययन करना बहुत आसान होता है। तो मेंडल में क्या थे? बहुत सारे विपरीत लक्षण उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। मेंडल में जो मटर में जो थे विपरीत लक्षण जो थे काफी थे। जो मटर है उसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। स्वपरागण, परागण का मतलब क्या होता है? नर जो लैंगिक संरचना होती है उसका मादा तक ट्रांसफर होना। ठीक है, तो स्वपरागण होता था, एक खुद से ही क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल इंटरेक्शन या जो परागण की प्रोसेस होती है वो कर सकते थे। तो मेंडल को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी कि एक पादप से मुझे दूसरे पादप तक लेके जाना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे तक लेके जाना पड़ेगा। इनके अंदर क्या था? जो एक ही पादप था उसमें मेल और जो फीमेल स्ट्रक्चर जो थी वो स्वपरागण यहाँ से कर सकते थे। ठीक है, तो स्वपरागण करेंगे तो यहाँ पर लक्षणों की शुद्धता इनको मिली थी। क्योंकि पर परागण करेंगे तो यहाँ से लक्षणों की शुद्धता, पर परागण अगर करेंगे तो क्या होगा? विभिन्नताएं वहां से आएगी, जबकि स्व परागण में विभिन्नताएं नहीं आएगी। यहाँ पर जो होगी प्योर जो जाति है वो यहाँ से इनको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, मटर को जो था उगाना आसान था। मटर को उगाना आसान था, देखभाल की भी आवश्यकता ज्यादा नहीं थी।
भी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेंडल जो थे, इन्होंने तीसरे पॉइंट की अपन जानते हैं कि मटर तो इन्होंने यूज में लिया। मेंडल ने क्या था, गणितीय विश्लेषण किया था। बोले जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। 2 का 2 होता है, 4 का 4 होता है, और जो रिजल्ट मिलेगा वो जो था गणित पर ही आधारित था, कोई गलती होने के चांसेस नहीं थे, अनुमान नहीं था इनका, पूरा कैलकुलेशन के आधार पर था। और सबसे लास्ट में मेंडल ने जो गुणात्मक विश्लेषण है, मतलब गुण किस प्रकार के हैं, गुणात्मक विश्लेषण जो था उनका मात्रात्मक विश्लेषण किया था। मतलब एक टाइप से जो गणितीय विश्लेषण जो था उसी को ही दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है। गुणात्मक का मतलब जो उसके लक्षण हैं जो अपने को दिख रहे हैं, उनकी मात्रात्मक क्वांटिटी के आधार पर एनालिसिस उन्होंने किया था, गणितीय के आधार पर उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको सिंपल से ध्यान में रखना है। मेंडल की किस्मत भी एक टाइप से अच्छी थी। ठीक है, किस्मत भी इनकी क्या थी, अच्छी थी मेंडल की, इसीलिए इनको जो थे एक ही बार में सब कुछ रिजल्ट मिल गए। अब जो मेंडल जो थे, इन्होंने जो पी पादप लिया था, मटर का पादप लिया था, उसके जो विपर्यासी लक्षण है, इन्होंने 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था। उन 7 लक्षणों को अपन देख लेते हैं यहां से। ठीक है, 7 विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी का मतलब होता है अपोजिट, कॉन्ट्रास्टिंग इसे अपन बोलते हैं। एक लंबा है, दूसरा बोना है, तो ऐसे ही जो 7 लक्षण थे उसके ऊपर अध्ययन किया था। ठीक है, वो अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट अपने पास आता है तने की हाइट या स्टेम हाइट। इतनी इंग्लिश चलेगी, स्टेम हाइट। तो जो विपर्यासी लक्षण थे, इसे थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं। स्टेम हाइट या जो तने की ऊंचाई थी उसकी भी अपन बात कर सकते हैं। ये लक्षण हो गया अपने पास। अब इसमें से विपर्यासी कौन कौन सा होगा, एक दूसरे के अपोजिट कौन कौन सा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। या तो हो सकता है लंबा, जिसे अपन बोलते हैं टोल, या हो सकता है बोना, जिसे अपन बोलते हैं ड्वार्फ। ठीक है, स्टेम हाइट पहला हो जाएगा। दूसरा आएगा पुष्प का रंग या फ्लावर कलर, जिसे अपन बोलते हैं। पुष्पीय रंग भी अपन बोल सकते हैं। फिर से बोल देता हूँ, इंग्लिश इतनी तो चलेगी, मैं दोनों शब्द बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो पुष्पीय रंग की जो अपन बात करते हैं, वॉयलेट या वाइट। वाइट का मतलब सफेद कलर हो सकता है। ठीक है, वॉयलेट या वाइट जो अपन बोल रहे हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है लक्षण, वो है फ्लावर पोजीशन, या जो पुष्प है उसकी स्थिति। पुष्प कहां पर है, एक्सियल, या जिसे अपन बोलते हैं अक्षीय, या टर्मिनल, अंतीय। जैसे ये जो था, ये अपने पास कोई भी ब्रांच है, तो हो सकता है कि फ्लावर जो है इसकी अक्ष पर है, यहाँ ये हो गया। दूसरे में ये जो ब्रांच है उसमें जो फ्लावर पुष्प होगा वो क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, तो वो अंत में होगा, तो वो टर्मिनल हो जाएगा। चौथा जो है वो है फली का शेप, पोड शेप। इसको हिंदी लिखनी हो लिख सकता है, पोड शेप या फली का जो शेप होता है। एक होता है फैला हुआ या फैली हुई, इन्फ्लेटेड जिसे अपन बोलते हैं, और दूसरा होता है संकुचित, जिसे अपन बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। फिर आता है फली का जो कलर होता है, पोड कलर, या तो हो सकता है हरा, ग्रीन, या हो सकता है पीला, येलो। ठीक है, फली जो होती है, मटर की फली, मटर के दाने खाए होंगे आप लोगों ने, हरे मटर जो आते हैं। फिर आता है बीज का, सीड का जो शेप है, जो आकार है, वो सीड शेप, या तो गोलाकार हो सकता है, राउंड हो सकता है, या हो सकता है रिंकल्ड, जिसे अपन बोलते हैं झुर्रीदार, गोलाकार या झुर्रीदार। और सबसे लास्ट में आता है सीड कलर,
या बीज का जो रंग होता है वो या तो पीला हो सकता है, येलो, या हरा हो सकता है, ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कुछ विपर्यासी लक्षण। अब इसमें से ये जो विपर्यासी लक्षण है, जैसे जीन की बात की थी, जो कारक की बात कर रहे थे अपन, वो कौन कौन से गुणसूत्र पर होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर। गुणसूत्र संख्या ज्यादा तो डिटेल से मैं वैसे ही नहीं पढ़ाता, इतना सा आपको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में टेबल अपने को गिवन है। गुणसूत्र संख्या नहीं है तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो आती है, पादप की जो लंबाई है या तने की जो लंबाई है, वो गुणसूत्र संख्या 4, वो गुणसूत्र संख्या 4 पर है। उसके बाद में जो पुष्प का रंग है वो आता है गुणसूत्र संख्या 1 पर। उसके बाद में पुष्प की जो स्थिति है वो वापस से गुणसूत्र संख्या 4 पर। गुणसूत्र और जीन पैरेलल शब्द ही है, आगे मैं बताऊंगा आपको। जो फली का शेप है, फली का जो आकार है, आकृति है, वो भी चौथे नंबर गुणसूत्र पर। फली का जो कलर है, रंग है, वो होता है 5वें नंबर गुणसूत्र पर। और उसके बाद में जो बीज का आकार है वो 7वें पर, और बीज का जो कलर होता है वो होता है प्रथम पर। ये गुणसूत्र की संख्या है। ठीक है, क्या है, गुणसूत्र की संख्या है। तो इसे देखने के बाद में आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इसमें टोटल 4 प्रकार के गुणसूत्र हैं। इसमें टोटल 4 प्रकार के ही गुणसूत्र हैं, जिस पर क्या होंगे, जो 7 लक्षण हैं वो होते हैं। कौन कौन से, पहला, चौथा, 5वां और 7वां। 1457 से आप लोग याद रख सकते हैं। इन गुणसूत्र पर ही जो सारे जीन थे वो होते हैं, जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब एक और, जैसे आप इस टेबल को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये जो गुणसूत्र नंबर 4 आपको दिख रहा है इस टेबल में, गुणसूत्र नंबर 4 जो दिख रहा है वो इसे भी रेगुलेट कर रहा है, इसे भी कर रहा है, इसे भी कर रहा है, मतलब इसके ऊपर जो जीन है वो इन लक्षणों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जीन यहाँ पर एक है इनके, लेकिन लक्षण क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के जीन को अपन बोलते हैं बहुप्रभावी जीन। एक से ज्यादा इसका प्रभाव है, बहु प्रभावी जीन। ठीक है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करती है। इसे अपन बोलते हैं बहुप्रभाविक या प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, प्लियोट्रोपिक जीन ये हो गया अपने पास। एक एग्जांपल आएगा अपने पास जब एनसीईआरटी की भी अपन बात करेंगे तब। नेक्स्ट, जो मेंडल जो थे उनको झुर्रीदार बीज की जो प्राप्ति थी स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण होती है। तो ये इसे मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि अभी ये काम का नहीं है। ठीक, ये अभी काम का नहीं है। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है कि मेंडल कौन थे, मेंडल को सफलता के पीछे पे जो राज क्या था, या असफलता के पीछे के जो निष्कर्ष जो थे वो असफल हुए थे, पब्लिश नहीं हुए थे, उसके पीछे के रीजन कौन कौन से थे वो आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन जब अपन मिलेंगे तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट की अपन बात करेंगे, मेंडल के तकनीक की अपन बात करेंगे, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है उसे भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो डेली आप लोग पढ़िए इसे, तभी आगे वाला पोर्शन समझ में आएगा। देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट।